हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस लिंग्विस्टिक्स, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा स्पीड हो जाता है, थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। लेकिन पता है क्या है, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ना तो जो मैं चाहता हूँ वो उतना दे नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ। अब स्लो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्लो लाइव करके खड़े हुए हैं, बच्चा कुछ सिखा ही नहीं। वैसे नहीं, मेरा मानना है कि आज आप देख रहे हो तो आपके अंदर एक क्वालिटी चला जाए, मैं वो क्वालिटी दूं कि आपके पास चला जाए क्वालिटी। तो वह क्वालिटी जो आपको मैं देना चाह रहा हूं वो आप लेने का प्रयास करिए। मेरा क्लास लाइव जब देखिए तो कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि नोट डाउन करना पड़े। बहुत सारे बच्चों में ये होता है, जैसे आपने फर्स्ट नहीं देखा है, फर्स्ट नहीं देखा तो आप सोच रहे हो कि पन्यास, तो भटको मत, फर्स्ट नहीं देखा देख लेना। अभी आप 5 क्लास देख रहे हो, अभी आप जो है 6 क्लास देख रहे हो पोजीशन, क्योंकि 5 तक हमने पढ़ा दिया आपको। आज आपका छठा क्लास है। अब छठा क्लास है तो कोई बात नहीं, पहला दूसरा नहीं देखा बाद में देख लेना। अब छठा क्लास है पोजीशन, किसी चीज पर अधिकार दिखाते हैं। अब अधिकार दिखाने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। हमने कहा था इस दुनिया में जितना भी आप बोलते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही ना बोलते हो आप। मैं खाता हूं, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। दुनिया का कोई सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आराम से खड़े हो जाओ। अगर सोचो कि इस 3 सेंटेंस के अलावा चौथा कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता है क्या? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। ये 3 सेंटेंस के अलावा चौथा दुनिया ही नहीं है। या तो व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है, या तो व्यक्ति पास्ट में जीता है, या तो व्यक्ति फ्यूचर में जीता है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो पास्ट में जीते हैं, जो जवान होता है ना वो प्रेजेंट नहीं फ्यूचर में जीता है, और जो बच्चे लोग होते हैं ना वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। क्योंकि बच्चे को न पास्ट पता, बच्चे को न फ्यूचर पता, बच्चे को आज पता है कि आज उसे कंचा खेलना है, गोली खेलना है, बाहर खेलना है, मस्ती करना है, वो काम करना है। उसे भूत भविष्य वर्तमान नहीं पता, इसलिए हमेशा वर्तमान में जीता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जवान होता है, तो फ्यूचर में कल्पना करता है बड़ा हो जाऊंगा, नौकरी लगेगा तो ये करूंगा, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये घूमूंगा, वो फिरूंगा, करता कुछ नहीं, बूढ़ा हो जाता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो पास में जीता है कि बच्चे थे तो ये थे, स्कूल में थे तो ये था, कॉलेज में था तो ये था, ये कैसा कमाता था, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरे बात कहना का सेंस है कि इस जीवन में 3 ही तरह के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चौथा कोई सेंटेंस नहीं होता। तो पोजीशन की बात मैं कर रहा हूं। आज आपका 6 क्लास है तो यह भी आपका जो पोजीशन है यह भी आपका कॉन्सेप्चुअल होगा। तो इसको समझने के लिए क्यों ना मैं आपको एक आइडियाज दूं, एक फैक्ट दूं। अब देखिए मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, समझिए गौर से। मैं एक कंसेप्ट लिख रहा हूं, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू हैव यहीं पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए, वर्ब टू डू, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर है वर्ब टू डू। तीसरा लिख रहा हूं आपके लिए वर्ब टू बी, ध्यान दीजिएगा। वर्ब टू हैव, इस हैव का मतलब होता है रखना। वर्ब टू डू, डू का मतलब करना। वर्ब टू बी, वी का मतलब होना। और देख लीजिए चौथा पॉइंट, होता तो बहुत सारा है लेकिन चूंकि अभी आपको जो सिखाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट ये है पोजीशन, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। वर्ब टू नीड भी होता है, वर्ब टू नीड, समझिए, कहीं भटकना नहीं। बुरी आदत तो यही आप लोगों की, तुरंत भर भटक जाते हो। पूरा क्लास देखो तो ना कुछ मजा क्या देना चाह रहा हूं। वर्ब टू नीड, नीड का मतलब जरूरत, समझिए गौर से। वर्ब टू डेयर भी होता है, साहस, लो लिख देता हूं, वर्ब टू नीड, नीड का मतलब नीड हो ही गया। वर्ब टू डेयर, वर्ब टू डेयर, डेयर का मतलब हो गया साहस, साहस या दुस्साहस। समझिए गौर से मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां से निकला हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूं वर्ब टू हैव। अब देखिए मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, एक मैं चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, समझिए गौर से। यहां लिखा हमने हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। यहां देखिए फटाफट, इज, इज आर दोनों लिख लो यहां पे फटाफट। समझिए इस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इज आर, यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। वह बी में, बी का मतलब होना, इज, फिर से कौन सा समझिए, एम, आर, वाज, वर,
मैं पूरा खींच दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं आपको दे दे रहा हूं जिसे समझ में ज्यादा बढ़िया से आ जाएगा आपको। पूरा मैं लाइन खींच दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देख लिया आपने? अब समझिए, हमने कहा यहां पे एम आर वाज वर, यहां देख लीजिए फटाफट, वाज वर है ना, बीन, बीइंग, इज, नीड, needed, needed, needing, needs, dare, dared, dared, daring, dares। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट कि यहाँ पे हमें जो लिया, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब यहाँ पे मैं चुपके से एक लाइन लिख दे रहा हूं, फटाफट आप इसको देख लेना गौर से। यहाँ लिखा मैंने V1, पहले इसको मैं मिटा दूं। यहाँ लिखा हमने V1, ध्यान दीजिएगा, V1, V2, V3, V4, V5। समझिए गौर से, बड़ा महत्वपूर्ण क्लास है ये। एक चीज पजेशन में एक चीज बात है, मैं आपको 4 एक्स्ट्रा बोनस सिखा रहा हूं। इस चार्ट को बड़े बारीकी समझिए, इस वीडियो को रोक करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिएगा, पहले एक बार पूरा समझ लीजिए बढ़िया से। हमने कहा V1, V2, V3, V4, V5, ये पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको। वर्ब टू हैव, हैव का मतलब रखना। ये जो हैव है ना, यही पजेशन है, यही अधिकार दिखाता है। अब अधिकार दिखाने के लिए हम लिखा हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। करना, अगर करने का मतलब एक्शन, एक्शन के लिए डू, डिड, डन, डूइंग, डज। बी का मतलब होना, तो एम, आर, वाज, वर, बीइंग, वी। देख रहे हो? नीड मतलब जरूरत, नीड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। हैड, डेयर मतलब साहस, डेयर, डेयर, डेयरिंग, डेयर्स। इसको कहते हैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले 2 बात समझिए, 2 कॉन्सेप्ट समझिए। आपसे कोई व्यक्ति पूछा कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, while speaking we are unable to find whether it is auxiliary verb and whether it is main verb, we are unable to understand, we are unable to recognize the particular segment। हम लोग पहचान नहीं पाते कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। मैं आपको 2 बात बता रहा हूं, मेरी बात गौर सुनना। इस चार्ट को तो उतार ही लेना, पहले समझ लो पहले गौर से आप। पहले मैं कहा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। जैसे किसी ने कहा, किसी ने आपसे कहा कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी में क्या पूछ लिया किसी ने आपने। अब मैं व्यवहारिक ज्ञान पहले समझा दूं फिर सिखा दूंगा। जैसे एक मालिक है, एक नौकर है, तो मालिक नौकर में क्या अंतर होता है। मालिक सेंटेंस, मालिक घर का मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। अब नौकर अगर मालिक दोनों है तो घर में वैल्यू किसका होगा, मालिक का। अगर मालिक किसी वजह से चला गया, मालिक ना हो, तो उस घर का मालिक कौन बन जाएगा, नौकर। यानी कि अगर मालिक घर में नहीं है तो नौकर सोफे पे बैठे, बिस्तर पे बैठे, कुछ भी करे, यानी नौकर ही क्या बन जाता है, मालिक। कब, जब मालिक ना हो। अच्छा, नौकर मालिक दोनों है तो नौकर की वैल्यू खत्म है। अब समझिए गौर से, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में यही अंतर है कि ऑक्सिलरी वर्ब नौकर होता है और मेन वर्ब मालिक होता है। यानी मालिक यानी मेन वर्ब अगर सेंटेंस में है, मेन वर्ब अगर सेंटेंस में है, पास में फिर सुन लो, मेन वर्ब अगर सेंटेंस में है तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और अगर मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। जो बात कहा समझ में आया आपको, सुन लो गौर से। हमने कहा यदि सेंटेंस में मेन वर्ब हो, लिख लो, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो आने वाला ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, सब स्ट्रक्चर लिख दूंगा। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। यानी कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के जैसा भी किया जा सकता है। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब, चूंकि इज, एम, आर आप कहां पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ऑक्सिलरी वर्ब में। हैज, हैव, हैड कहां पढ़ते हो, हेल्पिंग वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब में। अब कोई व्यक्ति पूछे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या अंतर है, अभी क्लियर करूंगा। इसको मैं एक पल के लिए छुपा रहा हूं, फिर वापस लाऊंगा। अब आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट एक कहता है बच्चे, देखिए बोर्ड पे हमने कहा पहला स्ट्रक्चर,
कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो, ध्यान देना, मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। लिख लो, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रहा है बात को। अब प्रश्न उठता है कौन सा मेन वर्ब सर, कौन सा मेन वर्ब, तो ध्यान देना वह मेन वर्ब दो ही होगा, यानी कि V3 और V4। समझना बच्चे, V3 और V4, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको V3 V4 आता होगा, नहीं आता हो तो वही पढ़ाऊंगा बेसिक क्लास में। तो V3 और V4, V3 मतलब समझ लो बढ़िया से, हम लोग कहते हैं जैसे समझ लो यहाँ बच्चे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखो V1, V2, V3, V4, V5। तो ये जो V3 और V4 है ना बच्चे, ये लिखा हूं V3 V4, ये गोन और गोइंग है ना, ये V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता, चुपके से लिख लो, ये V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता, ये जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। V3 V4 कभी अकेले नहीं आता। जब भी आजीवन दुनिया का कोई मास्टर पढ़ाए यूट्यूब पर चाहे तूफान मचाए, कभी भी V3 और V4 कभी अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। अब कहो सर पेपर में आता है तो पेपर पर पढ़ना सिखाऊंगा, न्यूज पर कैसे पढ़ते हैं वो भी सिखाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। पहले 8 दिन का चैलेंज स्वीकार करो। हमने कहा कि यदि मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब अगर V3 V4 हो तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के संभव नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब होगा ही। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं सर? टोटल 24 होते हैं, 24। देखो बेटा पूरा क्लास आपको सिस्टमेटिक करने की जरूरत है ना, तो आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो और बढ़िया से सिस्टमेटिक क्लास कर लो। कुछ मत पूछो, सीधा कहो कि सर हमको वीडियो क्लास दे दीजिए, हमको पूरा सिस्टमेटिक क्लास करना है, कुछ इटबट मत करो। या फिर आप वेबसाइट जाओ www.dsl.com पे जाओ, वहां देखो सीधा क्लास करो, सिस्टमेटिक बढ़िया चाहिए। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी आपको आता ही होगा। अब हमने कहा कि V1 V2 V3 V4 V5, अब मेन वर्ब के पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा ही होगा, ये परम सत्य है, बिना संभव नहीं है। जैसे ये गोन देखो यहां से लिया, किसी ने कहा आई गॉन, कोई अंग्रेजी जानकार था बोल दिया आई गॉन, गलत है आई गॉन, क्योंकि आई गॉन हो ही नहीं सकता, V3 कभी अकेले नहीं हो सकता, आपको बोलना पड़ेगा आई हैव गॉन। समझिए बढ़िया से, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इतना उतार लिया, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं फिर समझा रहा हूं बढ़िया से आपको। देखिए गौर से, हमने कहा बच्चे कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, देखो ना ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ए भी मतलब मेन वर्ब हो तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लो फटाफट कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग ना हो बल्कि कोई नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पोजेशन, पोजेशन आएगा, अभी जड़ सिखा रहा हूं। पोजेशन पढ़ने के लिए जड़ चाहिए बेटा, सिखा दूंगा अंग्रेजी, बुलवा दूंगा अंग्रेजी, जड़ पे पहले काम करो। एक बेस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, रट्टा मारने वाला अंग्रेजी नहीं सिखाता मैं। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, अगर मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और यदि नाउन से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, नाउन से पहले, ये भी है और साफ लिख दूं क्या, ये ए भी है, ए भी, ए भी का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल देता हूं, देखो गौर से एग्जांपल। पहला क्वेश्चन इसको याद कर लो, नहीं तो लिख लो, फिर से सुन, फिर सुन, मुझे लग रहा कि नहीं समझ पा रहा, फिर सुन लो। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब ना हो, कोई नाउन या अदर वर्ड हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। एग्जांपल, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सिंपल। देखिए ही, अब यहां पे लिखा हमने हैज, यहां भी लिखा हैज। अब देखो गौर से, ही के साथ हैज लगाया। आपने DSL लर्निंग पर बेसिक क्लास मेरा देखा होगा, एक दिन पहले का देखा होगा, अभी कल ही डाला हूं, देखा होगा आपने कि हैज, हैव, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, पढ़ा ना बेसिक क्लास, नहीं तो देख लेना जाकर उसको। तो ही हैज, ही हैज। अब ध्यान दीजिए, ही हैज, अब हमने कह दिया ही हैज अ कार, अब हमने कह दिया यहाँ पे ही हैज गॉन देयर।
समझिए बढ़िया से, ही हैज गॉन देयर, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, ही हैज गॉन देयर। यहाँ पे हैज डबल रोल में है, समझिए बात को, यहाँ भी हैज यहाँ भी हैज। अब प्रश्न उठता है भाई कि ही के साथ हैज लगाया, कार लगाया, अब यहीं पे दूध का दूध पानी का पानी करो कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब देखो कि कार मेन वर्ब है या गॉन मेन वर्ब है, बोलो V3 कौन है? गॉन है ना। जल्दी फटाफट कमेंट करो मुझे, गॉन V3 है कि नहीं, गॉन V3 है कि नहीं, बोलो फटाफट फटाफट कमेंट करो ना। तो गॉन बोलो V3 है कि नहीं है, तो बोलो ये गॉन V3। अब मुझे बताओ कि हैज का नाम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हैज का नाम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्यों सर? हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर, नौकरबा, तो हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस। बोलो हैज का कोई मतलब हुआ? अब इसको यहीं छुपा के रखता हूं मैं, अब वापिस में लाता हूं उस पॉइंट को जो हमने पहले रखा था, उस पॉइंट को लाता हूं जो पहले हमने रखा था। फटाफट देखिए जो मैं, देखिए फटाफट, अब देखिए हैव का मतलब रखना। अब देखिए हैव हो गया V1, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4, हैज। अब बताइए हैज V5 है कि नहीं है? हैज है ना V5, लगे हाथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। प्रेजेंट टेंस, आपने टेंस का ज्ञान तो लिया ही होगा मेरे दोस्त, लिया है कि नहीं? टेंस आता है ना, टेंस थोड़ा बहुत नहीं तो DSL लर्निंग पे देखो ना, इस पे भी DSL इंग्लिश पे भी टेंस पढ़ाया हूं, DSL लर्निंग पे भी टेंस पढ़ाया हूं। अभी फोकस स्टडी, हिदर एंड इधर नहीं जाना है। अभी जो घर पे टाइम मिला है ना, फोकस्ड हो जाओ मेरे दोस्त। मैं आपके लिए इतना फोकस्ड हूं, मैं आपके लिए जान लगा रहा हूं, आपके लिए काम कर रहा हूं, इतने प्रॉब्लम में भी आपको वीडियो दे रहा हूं और आप फोकस्ड नहीं हो। पहले तो कॉपी कलम फोकस्ड हो जाओ। हमने कहा था कि आप हजारों बच्चों को सिखाओ, फोन पर सिखाओ, शेयर करो, लेकिन आप नहीं सुन रहे। आप दिन भर ये वायरस वो बस खोए हुए हो, इधर उधर ध्यान नहीं। आप एक जगह चुनो, कहा था कंपेयर करो, तुलनात्मक अध्ययन कॉन्सेप्ट कहां से मिला है वो देखो। अब देखो V1, देखो यहाँ पे V1 और यहाँ देखो V5, V1 V5, ये V1 को कहते हैं प्लूरल और V5 को सिंगुलर। ये प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। कौन सा टेंस का? प्रेजेंट टेंस। और V3 का प्रयोग बोलो कौन सा टेंस में होता है? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। और V3 के लिए हैड चाहिए, यानी हैड तुम्हारा V5 है, यानी देखो हम लिख दिया ये प्रेजेंट टेंस है, V4 कॉन्टिन्यूअस टेंस है, V3 परफेक्ट टेंस है, V4 पास्ट टेंस है और V1 प्रेजेंट टेंस है। यही ना तीन होता है जी, प्रेजेंट पास्ट। अब कहोगे फ्यूचर नहीं है सर, फ्यूचर में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, मॉडल्स होता है, वो चर्चा करूंगा, बहुत पढ़ना हम लोगों को ना। तो V1 V5 प्रेजेंट में होता है। वापिस फिर वहीं पे आ जाओ, वापिस। तो अब देखो यहां से हैज लिया ना, तो हैज का मतलब क्या हुआ? रखना। ये सबका मतलब रखना है, ये सबका मतलब करना है, ये सबका मतलब होना है, ये सबका मतलब जरूरत है, ये सबका मतलब साहस है। समझिए बढ़िया से। वापिस आता हूं वहीं पे जहां पे हमने एग्जाम्पल आपको दिया था। ठीक है बच्चे, फटाफट देखिए एग्जाम्पल पे। देखिए अब हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24। कौन कौन सा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डस्ट, मस्ट, आउट टू, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब 24। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू। इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसी में हमने कुछ भाग को चुराया, कुछ भाग को उठाया, जो आपको समझा रहा हूं। अब बोलो कि ऑक्सिलरी वर्ब उसी को हेल्प वर्ब कहेंगे कि जब V3 और V4 को पहले हो, और V4 और V3 से पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, अकेले कभी नहीं आ सकता। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि ही हैज गॉन, अगर यहां से मैं हैज हटा दूं, देखो हटा रहा हूं, हैज हटा दूं और बोल दूं ही गॉन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां पे हैज लगाना ही पड़ेगा। अब यहां पे हैज लगाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हैज मीनिंगलेस है कि मीनिंगफुल? तो मुझे बताओ इसका हिंदी हुआ कि वह रखता है गया वहां। ऐसा होता है जी, वह रखता है गया वहां, कि वह वहां गया है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? वह वहां गया है। हैज से कोई मतलब है, यानी हैज मीनिंगलेस है ना। हैज नहीं भी होता तो कोई बात होता, कुछ नहीं होता। तो हैज यहाँ पे क्या है? मीनिंगलेस है। इसको मीनिंगलेस कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। इसका नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्प कर रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नौकरवा है इसका, ये मेन वर्ब है, ये V3 है। और V3 कभी अकेले नहीं आता, V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, कंपल्सन है।
है उसे आना ही पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देख लो, ही हैज अ कार। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, तो क्या इस हैज का मतलब मीनिंगलेस है, वह कार, कि वह रखता है कार? बोलो, इस हैज का मतलब रखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना बाबू। तो ये हैज मतलब रखना हो रहा है। रखना का मतलब बोलो ये V5 मीनिंगलेस हुआ कि मीनिंगफुल हुआ? मीनिंगफुल हुआ सर। तो ये मीनिंगफुल, ये मीनिंगलेस, ये मीनिंगफुल, ये मीनिंगलेस। ही हैज अ कार, आई हैव अ पेन, यू हैव अ कार, यू हैव अ पेन, है ना। अब जा ध्यान दो कि हैज यहाँ पोजेशन हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पोजेशन नहीं हुआ। यानी कि आपको समझना है एक वर्ब कई रोल में आ सकता है, रट्टा नहीं मारना। हैज हैव को पोजेशन बोलते हैं सर। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर हैज हैव पोजेशन दिखाता है। बच्चे दिखाता है, लेकिन वो कई रोल में होता है। तो यहाँ पे ही हैज अ कार, ये हैज हो गया पोजेशन, क्योंकि यहाँ पे रोल इसका क्या है, मेन वर्ब का। ये हैज मेन वर्ब है, तो हैव मतलब रखना। हैव हैज के स्थान पे तुम चाहो तो किप्स कर लो, इस हैज के स्थान पे चाहो तो किप्स कर लो, ही किप्स अ कार। तो जैसा किप्स है, चूंकि वोकैबुलरी हो गया, पोजेशन को नया वर्ड नहीं है, वो कैब है। तो हैज मतलब रखना, किप्स मतलब रखना, हैड मतलब भी रखना, हैविंग मतलब, तो सब रखने का सेंस हो रहा है। रखना मतलब अधिकार दिखा दिया। अब माई आवर योर भी अधिकार दिखाता है। तो पोजेशन के कई शिफ्ट है जो सब आज डिस्कस करूंगा। आपको आराम से बैठे रहिए, आज जल्दी नहीं ना है, आज आराम से घर में बैठ के कॉपी छुप के पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, भटकिए मत, बहुत महत्वपूर्ण क्लास दे रहा हूं। तो ही हैज अ कार, ही कीप्स अ कार। तो यहां जो हमने बोला, तो अब बताइए मुझे इसका टेंस का नाम क्या हुआ बच्चे? जल्दी बताइए, इसके टेंस का नाम क्या है? हमने बोला ही हैज अ कार, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और बोलो ये कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। क्योंकि हैज का मतलब परफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो कहते हैं हैज लग गया परफेक्ट। नहीं बेटा, परफेक्ट का मतलब V3 और प्रेजेंट का मतलब V5। ये बेसिक क्लास में लर्निंग में पढ़ाया हूं, जरूर देखिए, तो 3 बार देखिए, घुमा फिरा के देखिए। हैज का मतलब V5 और ये गॉन मतलब V3। ये V3 आ गया तो कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब जरा समझिए, ये पोजेशन है, पहले अंतर को समझिए तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पोजेशन के लिए हमने हैज और हैज लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर से एक बार समझिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब कहलाता है। इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इसको बारीकी से देखिए, समझिए, समझ में आपको आ जाएगा, याद भी हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं फटाफट, जल्दी से चलिए फटाफट। यहां समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं बच्चे। अब जरा समझिए, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। हमने एग्जांपल दिया आई हैव अ कार। समझिए बढ़िया से, आई हैव अ कार, और यहीं पे लिखा हमने, समझिए बात बढ़िया से। अब प्रश्न उठा, आई हैव अ कार बोल दिया। अब बहुत सारे हमने देखा, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे बच्चे, क्या होता है आई हैव अ कार का बनाना चाहता हूं नेगेटिव। सबसे पहले बताइए, आई हैव अ कार, यहां हमने बोला ही हैज अ कार। समझिए बढ़िया से, ही हैज अ कार, राइट। ये एग्जाम्पल दिया हमने। अब यहाँ पे हैव क्या है? V1। यहाँ पे हैज क्या है? V5। अब इसका नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। अब समझिए टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। हमने एक सेंटेंस बोला कि ही गोज देयर। समझिए बढ़िया से, ही गोज देयर। अब बोलिए ही क्या है? सब्जेक्ट। गोज क्या है? V5। देयर क्या है? अदर वर्ड। अब जब बताइए सो बच्चे मुझे कि ही हैज, यहां पे हमने कहा ही गोज देयर, इसका नेगेटिव क्या होगा? ही गोज नॉट देयर, या ही डज नॉट गो देयर। अब बोलो, ही गोज देयर का नेगेटिव ही गोज नॉट होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि गोज नॉट नहीं हो सकता, ही डज नॉट गो देयर होगा। क्यों सर? क्योंकि मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता, लिखो। मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता, लिखो। तो मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता, तो बोलो गोज है ना मेन वर्ब, तो नॉट नहीं लगेगा, तो डज बना। यानी नॉट का प्रयोग कहां लगाते हैं बच्चे? सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में। नॉट कहां लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब में। मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता। ये बहुत बड़ा चीज दे रहा हूं, यूट्यूब का तूफान है, भूकंप लाएगा यूट्यूब का तूफान, इसको बड़े बारीकी सीखो। यानी कि गोज मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगेगा। नॉट लगेगा कहां? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगेगा, इसलिए हम लोग डज नॉट बोले। और डज नॉट के साथ चूंकि डज आ गया तो V1 लगेगा, डज नॉट गो देयर। अब समझिए, तो हमने कहा ही हैज ए कार, पहले एक एग्जांपल समझिए तब तो समझिएगा। हमने कहा यहां पे
ही हैज अ कार, ये हैज यहाँ V5 है, समझिए गौर से, हैज क्या है, V5 है। अब बोलना हमको, सेंटेंस बोला नेगेटिव इसका, ही हैज नॉट अ कार, ही हैज नॉट अ कार। दूसरा बोला ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। अब मुझे बताइए, ही हैज अ कार का नेगेटिव बच्चे ने बनाया, ही हैज नॉट अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। तो बताइए हैज यहाँ मेन वर्ब है कि नहीं है? क्योंकि यदि एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तो बन जाता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है तो बोलो हैज नॉट कैसे होगा? 90% लोग यही तो बोलते हैं अंग्रेजी, हैज नॉट लगा देते हैं। भैया गलत हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। तो बोलो हैज नॉट होगा क्या? नहीं ना। तो पहले सही करना तो सीखो मेरे भाई, अंग्रेजी बोलना तो सिखा ही दूंगा मैं आपको, पहले सही गलत का ज्ञान ही नहीं है, तूफान बनाने चले हो भाई, तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? फटाफट समझो। तो ही हैज नॉट अ कार गलत हुआ। क्यों गलत हुआ सर? क्योंकि हैज नॉट, हैज मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता मेरे बच्चे। नॉट का डज नॉट हैव अ कार, क्योंकि जिस प्रकार डज नॉट गो बोला था, देखो ना यहां देखो, देखो देखो देखो, हमने क्या बोला? ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट गो देयर। अब बोलो जैसा डज नॉट गो लिखा उसा डज नॉट हैव लिखा। अब देखो चार्ट में, जल्दी से देखो चार्ट में कि हैव V1 है कि नहीं। हैव है ना V1, तो वही V1 है, V5 था। तो पॉजिटिव में V5 होता है, नेगेटिव V1 हो जाता है। तो आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, तो नेगेटिव बनाओगे तो आई डोंट हैव अ कार। अब यहाँ बात को समझिए बच्चे, यहाँ जो हमने सिखाया था आपको उस कॉन्सेप्ट पे आइए। तो ही हैज नॉट अ कार गलत हो जाएगा, ही डज नॉट हैव अ कार सेंटेंस सही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आजीवन छुट्टी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग सीखते हैं अंग्रेजी, यहाँ सीखिए जड़ से। यहाँ DSL का मतलब है बुनियाद, इंग्लिश का बुनियाद, एकदम जड़ हिल जाएगा। अब यहाँ तक काम समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं बात करूँ पोजीशन के बारे में। अब समझिए, पोजीशन मैं सिखा रहा था, कॉन्सेप्ट आपका पोजीशन ही था, उसी कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा था। पोजीशन के लिए यहाँ पे सारे सेंस आते हैं, इसको लिख लीजिएगा, बार बार दिखाने में मुझे समझाने में प्रॉब्लम होती है। तो हैज, हैव, हैड, ये सारे जो ऊपर लिखे हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये सारे वर्ड पोजीशन के हैं, ये सारे अधिकार दिखाएंगे। और डू, डज, डीड, डन, डूइंग, ये सबका एक्शन होगा, करना। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग का वर्ब है होना, ये होने का बोध कराएगा। और नीड, डेयर और नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, ये जरूरत के लिए प्रयोग किया। जैसे आई नीड अ कार, बोलो आई हैव अ कार, आई डू दिस वर्क, आई एम अ टीचर, आई नीड अ कार, आई डेयर टू गो, आई डेयर टू टॉक। तो डेयर का मतलब साहस करना, दुस्साहस करना। अब इसको अगर आप लिख लिया है तो कॉपी में फ्रंट पे रखिए, और मैं आपको एक एक समझाता हूं, सिखाता हूं। आज हम टॉपिक है पोजीशन, अधिकार। तो हैज, हैव, हैड को थोड़ा डिटेल समझाता हूं, और फिर और डिटेल काम करूंगा इसके लिए, क्योंकि एक वीडियो में नहीं होगा, बहुत लंबा क्लास की बात चल रहा है। ये 2.5 घंटे क्लास चलेगा पोजीशन पे, बहुत बढ़िया क्लास की जरूरत है। मैं हर चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीखने के लिए तैयार रहिए, मेरे साथ रहिए, बने रहिए। इसको अब मैं मिटाने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन के लिए हमने कहा था प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे काम करेंगे हम लोग। अब यहां देखिए बच्चे, पहला कॉन्सेप्ट हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड, जरूरत पड़े तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करिए। अब इसको हम पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आप जो भी लिखिए, आप ही लिखो, सी लिखो, दे लिखो, आई लिखो, यू लिखो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, राइट। ये हो गया सब्जेक्ट। आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। स्पीकिंग करने का 2 ही तरीका होता है, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका और एक आंसर देने का तरीका। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चंस ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के साथ आपने हैज या हैव लगाया, हैव के बाद आपने कोई ना कोई आर्टिकल लगाया, इसके बाद आपने नाउन लगाया, एडी कुछ लगा सकते हो, इसके बाद आपने नाउन लगाया, और यहाँ पे आप आंसर की तैयारी करो, आंसर की तैयारी करो। क्योंकि आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, अब हमने कहा यहाँ पे कि अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ही, सी, नेम कुछ भी लगा रहे हो, हैज या हैव डिसाइड करना पड़ेगा। हैज हो गया, यहाँ पे हैज सिंगुलर हो गया, ध्यान रखना, जिसमें भी एस लगा होता है वो होता है सिंगुलर। और ये हैव V1 हो गया, V1 का मतलब क्या पढ़ाया था, प्लूरल, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया V5 मतलब सिंगुलर। यानी कि ये टोटल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। अगर टेंस का ज्ञान आपने लिया होगा तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो गया होगा, बहुत ईजी से आप बोल पा रहे होंगे अंग्रेजी को, अगर इसका स्ट्रक्चर पता हो गया होगा तो। अब देखिए गौर से, हम
हमने बोला ही हैज अ पेन, ही सी हैज अ पेन, दे हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, रामू हैज अ पेन, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जब भी रामू आए तो हैज का प्रयोग, आई आए तो हैव का प्रयोग, दे हो तो हैव का प्रयोग, है ना। यहाँ पे हमेशा नाउन या आर्टिकल नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग करना है, कुछ भी प्रयोग करना, आई हैव अ बोर्ड, यू हैव अ बोर्ड, सी हैज अ बोर्ड, राम हैज अ बोर्ड। तो हैज और हैव पोजीशन दिखा रहा है। हमने बोला सेंटेंस कि आई हैव अ कार, तो आपको आंसर तैयार करना है यस आई हैव। हमने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, यस यू हैव अ कार। तो आई को चेंज करना किसमें, यू में, और यू को चेंज करना है आई में। से बोला यू हैव अ कार, तो आपको मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको जवाब देना है यस आई हैव अ कार। जैसे हमने कहा आई हैव अ कार, तो आपको बोला यस यू हैव अ कार। बात समझ पा रहे हो। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एक नॉर्मल सा आपको नेगेटिव बनेगा, जिस प्रकार हम हैज हैव के साथ, ध्यान देना इन दोनों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ नेगेटिव बनाने पर डू या डज का प्रयोग करते हैं और तब आप नॉट लगाएंगे। जैसे हमने बोला आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, व्हाई डू हैव अ कार। तो हमेशा आपको ऐसे बोलने का प्रयास करना बच्चे, आई हैव अ, है ना। तो हैव और हैज आप जब भी होगा रखने के, आई हैव अ टेबल, आई डोंट हैव अ टेबल, डू आई हैव अ टेबल, डोंट आई हैव अ टेबल। तो हैज या हैव का प्रयोग ऐसे ही करना है, तब आपके जाके पोजीशन क्लियर होगा। और पोजीशन के लिए हजार से बोलो, माय मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, माय मदर हैज a beautiful umbrella, my mother doesn't have a beautiful umbrella, my mother does my mother have a beautiful umbrella, doesn't my mother have a beautiful umbrella। बस समझ पा रहे हो। तो आपको सेंटेंस हजार बोलना है, तब जाके बोलना आएगा मेरी माता, तुम्हारी माता एक सुंदर छाता रखती है, तुम्हारी माता, योर मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तुम्हारी माता के पास सुंदर छाता नहीं है ना। योर मदर डजंट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, डज योर मदर हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, डजंट योर मदर हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। बस समझ पा रहे हो। अब प्रश्न उठता है, बहुत से लड़के कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर यहाँ पे नॉट न लगाएं तो क्या काम होगा। अगर नॉट नहीं लगाओ तो आप चाहो तो इसका नेगेटिव तुम डूडज भी ना लगाओ, हैज हैव के साथ, क्योंकि नाउन है। क्या है बच्चे, यहाँ पे नाउन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे नो का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आई हैव नो पेन, है ना, आई हैव नो पेन। एक्चुअली नॉट और नो में अंतर है। नो का मतलब होता है कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं को नो कहते हैं, इसलिए नो से हम बचते हैं। आई हैव नो पेन का मतलब हुआ मेरे पास कोई कलम नहीं है। आई डोंट हैव अ पेन का मतलब राइट नाउ मेरे पास पेन नहीं है। बस समझ पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा अंतर समझना है आपको, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। ये नो नॉट का भी हमने वीडियो बनाया है डीएसएल इंग्लिश पर, उसको भी आप देखिए। डीएसएल इंग्लिश पर 500 वीडियो है, उसको आप देखिए, गुरु को देखिए, आराम से देखिए। नो नॉट पे स्पेशल बना हुआ है, लेट बना हुआ है, गिफ्ट, बहुत तरह की वेराइटी है, उतना से अंग्रेजी बोलना आपको आ जाएगा। और देखिए सेंटेंस पर समझिए। अब देखिए इसी की मैं पास्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या अदर वर्ड। अब सोच के बताइए कि आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन अदर वर्ड। हमने एक सेंटेंस लिखा, आप बताना। हमने बोला सेंटेंस आई हैड माई लंच। जल्दी बताइए आई हैड माई लंच, आप किस टेंस का सेंटेंस है? जल्दी कमेंट करो, आई हैड माई लंच किस टेंस का सेंटेंस है? 90% बच्चों का जवाब है सर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब बताओ तुमने पास्ट परफेक्ट क्यों कहा? क्योंकि सर हेड लगा है, जहां भी हेड लगता है पास्ट परफेक्ट होता है सर। हमने बचपन से ही पढ़ा है, मास्टर नहीं पढ़ाया था सर कि हेड का मतलब पास्ट परफेक्ट। गलत पढ़ाया था, गलत पढ़ा। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है भैया, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। हेड का मतलब सिंपल पास्ट कैसे सर? अब सिंपल पास्ट कैसे? अपने चार्ट में देखो, भूल गया क्या? चार्ट में देखो कि V2 में हेड है कि नहीं। कहोगे सर हेड तो V3 भी होता है। अब मेरी बात गौर सुनिए, हेड V3 भी होता है। अब पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आई हैड माय लंच सिंपल पास्ट का है। कैसे से प्रूफ कीजिए? हेड देखो बच्चे, हमने कहा था, एक लाइन याद करो, आपने अगर देख रहा वीडियो, हमने कहा था कि V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता। पकड़ में आ गया, पकड़ा गया। V3 का प्रयोग कभी अकेले नहीं होता। V3 जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। अगर तुम इसको V3 कह रहे हो, परफेक्ट का मतलब V3,
रट लो, याद कर लो भैया, लिख लो कॉपी में V3। V3 कभी अकेले नहीं आएगा। अकेले का मतलब क्या है सर? V3 अकेले का मतलब हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आएगा। V3 और V4 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के V3 V4 नहीं आ सकता। याद हुआ? भेजा में गया, लिखा इसको, तो बोलो अगर तुम इसको V3 मानते हो तो बोलो इसका कहां गया हेल्पिंग वर्ब, कहां गया? अब समझ में आया ना? इसका मतलब हुआ कि ये V3 नहीं है। तो चार्ट में देखो ये V2 है कि नहीं है। अगर ये V2 है तो टेंस का नाम सिंपल पास। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे इसका कि यहां पे, तो हमने बना दिया आई हैड नॉट माई लंच। ये गलत हुआ कि नहीं बोलो? क्योंकि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है। हैड का मतलब क्या हुआ? आई एट माई लंच। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं? आई एट माई लंच। हैड का मतलब एट, मैं खाना खाया था अपना, मैं लंच खा लिया था। आई हैड माई लंच, आई एट माई लंच, ये बोलना चाहता हूं। तो आई हैडंट माई लंच गलत हो गया, क्योंकि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है। बोलना पड़ेगा आई डिडंट हैव माई लंच, क्योंकि हैव हो गया V1, तो डिडंट के साथ V1 होता है ना। जैसे बोलते हो ना आई वेंट देयर, नेगेटिव बोलते हो आई डिडंट गो देयर, डिड आई गो देयर, डिडंट आई गो देयर, याद आ रहा है ना? आई वेंट देयर, आई डिडंट वेंट बोलते हो, डिडंट गो बोलते हो ना। तो आई हैड माई लंच, तो आई डिडंट हैव होगा ना। हैड का V1 क्या है? हैव है ना। अरे आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। आई डिड नॉट गो बोलते हो, डिड नॉट वेंट बोलते हो, अरे डिड नॉट V2 हो गया तो गो ना आएगा बच्चे। तो यहाँ पे कहा डिडंट हैव माई लंच। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पोजेशन का मतलब हो गया जो अधिकार दिखाता हो। बच्चे मैं आपको बेसिकली पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ जड़ से सिखाना, मैं नहीं चाहता आपको भटकाना। एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब पर आजकल इतने सारे वीडियोज आ जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे भटक जाते हैं, इधर उधर खोए रहते हैं, अपना नेट बर्बाद करते हैं, फालतू का सीख नहीं कुछ पाते। मैं आपको बाकाई जड़ से सिखाना चाहता हूँ। अंग्रेजी जब तक जड़ नहीं आएगा, अंग्रेजी नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसको आप पोजेशन के तहत आप सीखने का प्रयास करिए। पोजेशन पे एक और आपका हैज हैव का प्रयोग करके मैं और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको आप देखिए और उन बच्चों को जगाइए जो गलत गलत यूज करते हैं, जिनको रियल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो सही से बोल नहीं पाते हैं, उनको आप समझाइए। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस पर और मुझे काम करना होगा। लेकिन अभी छोटे छोटे वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आपका नेट इधर उधर देखने में खर्च हो जाता होगा, इसलिए आप बचा के रखिए और इसको बारीकी से पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करूंगा, मैं कर रहा हूं, सिखाऊंगा 100%। लेकिन डिटेल क्लास चाहिए ना, सिस्टमेटिक, तो एक बार वीडियो क्लास कर लो। अभी 50% फीस आधा कर दिया है, आप ही के लिए किया है, और बढ़िया क्लास मिलेगा, उसी बहाने जानकारी मिलेगा बढ़िया से। वीडियो क्लास कुछ ऐसा नहीं होता, जो अभी जस्ट खत्म हुआ वही बैच है, उसको आप बढ़िया से कर लो और आराम से हर वीडियो को देखो, बारीकी से देखो, और DSL लर्निंग पर भी देखो, और बी तूफान पे जरूर देखो, क्योंकि अभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। तो बी तूफान देखो, और बी तूफान देख के भी अंदर से जोश बना होना चाहिए। और फालतू इधर मत पढ़ो, पढ़ाई करो, जो हो रहा है होने दो, जो होता है सब ठीक होता है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इस पृथ्वी पर एक कीड़े मकोड़े के समान हैं। जब तक लाइफ मिला है जीते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करो, मस्ती करो, खेलो कूदो, उतना टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मेरे साथ रहो आराम से, मैं पढ़ाता रहूंगा, सुबह दोपहर शाम आता रहूंगा, रात के 9 बजे और दिन के 2 बजे DSL लर्निंग पर 2 बजे और DSL इंग्लिश पर 9 बजे, और बी तूफान पर तो आता ही रहूंगा। तो इतना देखिए, आप पढ़िए इसको। फिर से करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसको इतना फैला दीजिए कि क्रांति आ जाए। थैंक यू।